अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज बड़ा मैं बड़ी मतलब क्योंकि आज अब टाइम बहुत कम बचा है और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। बेसिकली मैंने आपको पता है हमने मॉक लिया था और मॉक में हमने फिर लोगों के आंसर्स भी लिए, उस उन्होंने सबमिट किया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और फिर उस पर हमने कमेंट्स भी किए। तो मुझे लगा मैंने सर सऊद के साथ डिस्कस किया, मुझे लगा कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बेसिकली आप ये समझ लें कि कुछ आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी अभी, अगर आप अ, देखेंगे कि जिसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने आंसर भी शेयर किया था एक, आपको वो मैं दिखाऊंगा अभी। इंटरेस्टिंगली कि सब कुछ आपको आता है। फॉर एग्जांपल आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी नॉलेज भी अप्लाई कर दी, अपनी डेटा एनालिटिक्स के स्किल्स भी अप्लाई कर ली, हर तरह मतलब आपका आप एक आइडियल समझ लें पेपर आपने दे दिया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फेल हो जाएं तो उसके क्या रीजंस होते हैं बेसिकली, और वो बड़े इंटरेस्टिंगली बहुत इजीली आप जो है ना, अगर आपके जहन में वो चीजें हो तो उसको कवर करके बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इवन पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, पेपर भी इतना जबरदस्त नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने उन चीजों का ख्याल रखा तो बिलीव मी बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं पास होने के, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि हमने कई दफा आप लोगों के साथ शेयर किया है आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना आईकैप का रिसर्च वर्क आप लोगों के सामने शेयर किया है। इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे आईसीडब्ल्यू का रिसर्च वर्क। हमारा जो अपना रिसर्च वर्क था वो भी आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है। अ, अब पेपर चेक करने के बाद ना कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स। और हमने जब आखिरी वर्कशॉप टाइप क्लास ली थी उसमें हमने वो डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और डिस्कस भी किया था कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हाट वी शुड कंसिडर। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मैं आपको रिकैप करवा दूं 2-3 मिनट में कि किस किस्म की वीकनेसेस हमारे स्टूडेंट्स में है। मैं आई कैप के स्टूडेंट्स की अब बात करूंगा, ठीक है। वो नजर आ रही है। रीस्टेटिंग द फैक्ट्स एंड नंबर्स विदाउट अप्लाइंग देम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली आंसर्स भी शो किए जाएंगे कि इंटरेस्टिंगली एक आंसर आपके साथ शो करूंगा, उसमें मैंने ये कमेंट दिया है कि अगर मैं सिर्फ नॉलेज की बेसिस पे देखूं, अगर मैं स्किल्स की बेसिस पे देखूं, अगर मैं टेक्निकल नॉलेज को देखूं तो इसके पासिंग मार्क्स नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट पास नहीं कर सकता। उसकी क्या वजह है? सो रीस्टेटिंग फैक्ट्स। अच्छा, रिपीटेशन के बारे में जब हमने बात की थी तो भाई रिपीटेशन आपको बताया गया है, सिर्फ ये नहीं है कि आप आंसर्स में एक ही पॉइंट को 2-3 दफा लिख रहे हैं, बल्कि रिपीटेशन तो ये भी है कि आपने क्वेश्चन से उठा के कोई चीज एज इट इज अपने आंसर में नोट कर ली। फिर फेलिंग टू यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में दी गई है, जो सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हमने यूज नहीं किया। इंटरप्रेटिंग फिगर्स एंड रिजल्ट्स इन आइसोलेशन, ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई एक अलग रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की, अपेंडिक्स आपने अलग से दिखा दिया, उसको कहीं भी डिस्कस नहीं किया। अच्छा, फिगर्स और को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने मॉक वर्कशॉप ली थी, उसमें भी बताया था, उससे पहले भी कई दफा बताया कि भाई आप अलग से अपेंडिक्स मत बनाइए, आप अलग से कैलकुलेशन मत कीजिए। बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आप उसी वक्त एनालिसिस कर रहे हैं, आपने उसी वक्त कैलकुलेटर उठाया, कोई रेशियो था कैलकुलेट किया, उसी वक्त उस आंसर में, उस डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपने वो रेशियो ब्रैकेट में शो किया कि भाई ये रेशियो है, ये टर्नओवर रेशियो है, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, या ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, या ये डेट टू इक्विटी रेशियो, उसी वक्त उसके आगे ही आपने कमेंट कर दिया। तो ये प्रोफेशनल वे भी है और बड़ा जबरदस्त तरीके से आपका टाइम भी सेव करेगा। फिर ब्रैकेट्स का यूज मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूँ। फोकसिंग ऑन अ नैरो रेंज ऑफ मेजर्स, मतलब आप लोगों के जहन में बड़ा लिमिटेड से आप ऐसा लग रहा होता है कि बड़ी आपने अपने माइंड को ना कंफाइन किया हुआ है कि यार बस जो जो कुछ हमने ऑलरेडी अपने आंसर्स में ऑलरेडी देखा ना उसी को किसी तरह खींच तान के ना क्वेश्चन में फिट कर दें। ये हालांकि बहुत सारी ऐसी आसान मैं आपको दिखाऊंगा चीजें हैं, अगर सिर्फ आप अपने माइंड को ओपन करें ना तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये मसला है। फेलिंग टू एक्सप्लेन ट्रेंड्स एंड डाटा, ये हम नहीं कर रहे होते नॉर्मली। फेलिंग टू अचीव अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन न्यूमेरिकल, जो अभी बात भी की, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कभी कभार ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्ट, मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा ऐसे, मैंने कमेंट भी किए, मैंने शेयर भी किए ग्रुप में, कि जिसमें क्या है कि मैंने लिखा है, कमेंट दिया है कि आपने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर दिया, कहीं न्यूमेरिक्स है ही नहीं। जैसे कि वो एक क्वेश्चन है, उसमें अल्टरनेटिव्स पूछे गए थे कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है उसको कवर करने के लिए, तो अल्टरनेटिव्स बताए गए, कई आंसर्स में मुझे डिस्क्रिप्टिव मिला, लेकिन वो अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल फ्यूचर या ऑप्शन, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट करके आपने नहीं दिखाया तो आपको आंसर नहीं, उसके मार्क्स उस तरीके से नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें। अच्छा, अब ये तो हो गया रिकैप। अब मैं इंटरेस्टिंगली आपको एक आंसर दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने कमेंट ये किया था कि अगर
ये एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, ठीक है। और ये वो आंसर है जिसके बारे में मैंने लिखा था कि इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, इवन पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन इनके तकरीबन 42 मार्क्स थे। बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था हमारा, स्ट्रेटेजी फॉर बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है, ये मतलब हम ब्रांड डेवलपमेंट कैसे करें। अब देखें, अब यहाँ पे वही वाली बात कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है आप समझते हैं कि बस उसी को किसी तरह खींचतान की इधर अप्लाई कर दिया जाए। अब हमने पढ़ा हुआ है यार ब्रांड क्या होता है, हमें पता है ब्रांड डेवलपमेंट के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल ब्रांड डेवलपमेंट के लिए परसेप्शन डेवलप करना है। एक आंसर तो मुझे इंटरेस्टिंग ये मिला कि उसने पूरा का पूरा इस पार्ट को एज अ जेनरिक स्ट्रेटेजी बना दिया कि आप फोकस डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। उस आंसर में मैंने लिखा कि भाई ये जो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, जेनरिक स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ये एक टूल तो हो सकता है, ये एक पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं हो सकता। सही है। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, भाई जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको यूज करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में इस पार्ट में देखें, इन्होंने क्या किया है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप करना है, मार्केटिंग की बात कर दी। अच्छा, टारगेट मार्केट की बात करी तो टारगेट मार्केट में भी अगर आप देखें तो कहीं भी, अब ये जो क्वेश्चन है ये एरोस्पेस का क्वेश्चन है, ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कहीं भी इस आंसर को देख के ना बड़ी मुश्किल से आपको लगेगा कि यार ये भी नहीं पता चल रहा कि ये किस नेचर ऑफ इंडस्ट्री, क्या कौन सी नेचर ऑफ इंडस्ट्री है। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप इंफॉर्मेशन यूज की जाए। तो बस देखें आप, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, मार्केटिंग यूज कर ली, टारगेट मार्केट, सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट, 6 आईज, इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखे। लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा है, 1.5 आउट ऑफ 5, कितने कम मार्क्स। If just knowledge required, then it should carry 100% mark, but application of knowledge with specific links from scenario is required. अब जरा मैं इस पार्ट को आपको अपने सजेस्टेड आंसर में जरा शो करवाता हूँ कि मैंने उस पे क्या कमेंट लिखे, क्या इसमें हमें बेसिकली बताना था। मैं आपको जल्दी से अभी शो कर देता हूँ। सो ये आई थिंक पार्ट 1 का बी था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी था, सही है। ब्रांड डेवलपमेंट, ये, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी है या 2 का भी है। हाँ 2 का भी है। अभी मैं आपको शो कराता हूँ, 2 का भी है ये। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जस्ट मेरे जहन से ये बात निकल गई कि 2 का भी है, 1 का भी नहीं है। अच्छा, तो 2 का भी में अगर हम देखें, भाई यहाँ पे बात की गई स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अब ये मैंने ना आंसर शेयर किया हुआ नहीं, आई थिंक, और अगर नहीं किया तो मैं शेयर दोबारा से कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये कमेंट अगर आप देखें, मैंने क्या लिखा है, कंपनी इज रिलेटिवली न्यू। सबसे पहले तो हमें ये बताना था भाई ये न्यू कंपनी है, और बेसिकली देखें ये सवाल था डिवाइजिंग स्ट्रेटेजी फॉर ब्रांड डेवलपमेंट। तो ब्रांड को डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है, ब्रांड सिर्फ डेवलप करके नहीं बताना। स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब इस कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी ये है कि भाई ये कंपनी है जो कि एक तो नई कंपनी बनी है, दूसरा इस कंपनी के बारे में बहुत सारे रेपुटेशनल रिस्क जो है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी किसी और पार्ट के लिए भी बताए गए। वो था ना लिंकिंग द रिक्वायरमेंट्स विद द सिनेरियो एंड अदर पार्ट्स। तो वो रेपुटेशनल रिस्क है। और तीसरी चीज ये है कि ये कंपनी क्योंकि नई कंपनी है, तो ब्रांड डेवलपमेंट तो दूर की बात है, पहले इसको अपने अपने अपनी रेपुटेशन पे काम करना पड़ेगा, अपने परसेप्शन क्रिएशन पे काम करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ब्रांड डेवलपमेंट नेसेसरी है, बट कंपनी फर्स्ट डील विद द रेपुटेशनल रिस्क और लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करे, ताकि लॉन्ग टर्म में पहले तो इसका परसेप्शन बने और फिर ब्रांड डेवलप हो। देखें अब यहाँ से हमारे हमारे सामने क्या चीज निकल गई। सबसे पहली चीज मुझे, हमारे पास नॉलेज भी होगी, टेक्निकल नॉलेज भी होगी, सबसे पहली चीज कि हमने रिक्वायरमेंट नहीं समझी। और रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए हम कोशिश करते रहे, और ये मॉक भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके, रिक्वायरमेंट नहीं समझी। रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि ब्रांड को डेवलप कर दो, रिक्वायरमेंट ये थी कि स्ट्रेटेजी डिवाइस करो ब्रांड को डेवलप करने के लिए। तो वो पूरा एक साइकिल बताया गया। अच्छा, इसके बाद अगला ही मैं इसका पार्ट अगर आपको दिखाऊं,
अगला ही जल्दी से मैं आपको पार्ट दिखा दूं इसका कि जी। तो अब ये एक आंसर है, एक और एनोनिमस 3 के नाम से मैंने शेयर किया था, तो 1 का भी आप लोगों के साथ आई थिंक मैंने आपसे शेयर कर दी, 2 का भी। ठीक है। अच्छा, अब अगली रिक्वायरमेंट देखें, वहां भी मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली क्या लिखा है, 2.5 आउट ऑफ 8, सिर्फ 8 मार्क्स, सॉरी 2.5 मार्क्स 8 में से। अगेन इंटरेस्टिंग, इंडिपेंडेंट फ्रॉम सिनारियो, नो प्रॉपर्टी प्राइस, नो बिल्डिंग साइकिल। अब ये था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अब यहाँ भी इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया, इनके जहन में पहले से प्री डिटरमाइंड एक परसेप्शन था कि एक कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने लिख दिया। अगर आप इस आंसर में देखें, मैं सिर्फ इस आंसर को देखूं, क्वेश्चन को ना देखूं, तो मुझे कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनी करती की है। आप बात समझ रहे हैं, एक कंपनी के बारे में मुझे, ये तो दूर की बात है कि मैंने इंफॉर्मेशन यूज की, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा ये कंपनी करती क्या है। तो लिसन टू कस्टमर कंप्लेंट्स, ट्रेन द स्टाफ, आइडेंटिफाई डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, यूज ऑफ बिग भाई। तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट अगर आपको यूज करना भी था, तो आगे आप कुछ लिखते तो एलोबरेट तो करते हैं कि इसने फला नीश मार्केट को टारगेट किया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में मुझे बताई गई है। आपने वो हुक ही यूज नहीं किया। फिर बैक डेटा को यूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, ट्रेन स्टाफ एटसेट्रा एटसेट्रा, लिंक बोनस विद द गोल्स। तो अब इसमें भी आपको सिर्फ कितने मार्क्स मिले, इतना सारा लिखने के बावजूद 2.5 आउट ऑफ 8। मुझे यहाँ पे टर्न अराउंड जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी थी, तो मैं आपको दोबारा से आंसर अपना शो कर देता हूँ। मैंने ये भी कमेंट्स के साथ मैंने इधर शो किया हुआ है, ये 2 का सी। क्या इसमें क्या था, एज इंडिकेटेड अर्लियर डिपेंड, हाँ। सबसे पहली चीज तो हमें ये बतानी थी कि भाई प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह को तो मतलब वहां पे आप अगर कमेंट में देखें, मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टी प्राइस का वर्ड नहीं है, रिटायरमेंट होम्स का वर्ड नहीं है, जो जो है मतलब उस तरह के कोई आपने इवन सिनेरियो से वो पिक ही नहीं किए जो कीवर्ड्स थे। सो हमें अगर हमने पिक करते हैं तो हम हमारे दिन में वो आइडिया भी आता कि प्रॉपर्टी प्राइस जो हमारा टर्न अराउंड है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि लॉसेस में या तो जा रही है या तो चली गई है। तो अब हम प्रॉपर्टी प्राइस को इंक्रीज करें, लेकिन कैसे करें, ये तो डिपेंडेंट है किस पर, मार्केट फोर्सेस पर। तो ये तो हमारी मार्केट हमारे तो कंट्रोल में नहीं है, ये बात बतानी थी। कंस्ट्रक्शन साइकिल, यार कंस्ट्रक्शन साइकिल स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा गया है, इतना बड़ा पॉइंट कि इनको बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो साइकिल है, यानी कि जब लैंड इन्होंने इनको लेनी है, एक्वायर करनी है, लैंड एक्वायर करने से लेकर डेवलप करने तक से लेकर कस्टमर को डिलीवर करने तक, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। और इवन लैंड एक्वायर करने के बाद भी टाइम लग रहा है फॉर गेटिंग परमिशन टू फॉर गेटिंग परमिशन टू डेवलप द लैंड। अब ये कितने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए, लेकिन आप लोगों ने इसको यूज नहीं किया। तो अब आप देखें ना, आपने पहले से प्रीडिटरमाइंड आइडिया लिया, उसको इवन सोचने में आप यूं समझे, अगर आपने ये आदत नहीं बनाई कि लिंक सिनारी से उठानी चीजें, तो आप यकीन करें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको फिर सोचने पड़ेंगे, अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। अगर आपने क्वेश्चन को पिक करना सीख लिया ना, फटाफट आंसर होंगे और टारगेटेड आंसर होंगे इंशाल्लाह। हमने फिर फॉर एग्जांपल मैंने बताया था न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज नहीं करते। न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे ध्यान में बैठा हुआ है कि यार कोई पार्ट स्पेसिफिकली आया है उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस करके दूं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कहीं भी लिंक कर सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली लिंक किया, इंटरेस्ट इन्वेंटरी शोज वीक परफॉर्मेंस। भाई हमें हमें हमने ऊपर बताया ना कि कंस्ट्रक्शन साइकिल जो है ना वो लो है, तो हम क्या गए, हमने बोला कि यार कंस्ट्रक्शन साइकिल को डिलोस में जो डिलेज आ रहे हैं उसके उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसको उसको कैटर किया जाए, उसको डील किया जाए। फिर हमने ये बताया कि इवन उसको कैटर कर भी दिया, तो हो ये रहा है कि हमने जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज तो बना ली, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रही। अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। हमारा हमने देखा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशोज में फॉर एग्जांपल 6 महीने लग रहे हैं, या 6 महीने प्रॉपर्टी एक पड़ी हुई है मेरे पास, उसको सेल करने में लग रहे हैं, तो ये अनदर इशू व्हिच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड फॉर टर्नओवर स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने की जरूरत है। फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब ये अगेन एक और न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गया बीच में। सारी बातें हमने लिख दी, हम टर्न अराउंड क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉफिट में है भाई। आपने एक्सपेंसेस को भी तो कैटर करना है टर्न अराउंड करने के लिए। हमें नजर आ रहा है सेल्स तो कम हो रही है, लेकिन एडमिन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसको आपने डील नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा क्या कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आई। फिर हम रिक्वायरमेंट को नहीं समझते। एक तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं भी है, तो फिर भी आप पेपर पास कर लोगे।
अगर आपने सिनेरियो के साथ लिंक किया, सिनेरियो के साथ किसी तरह में, और इसमें आपको मजा नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, यानी कि जब आप सिनेरियो से, वो कहते हैं ना कि जब कोई फैक्चुअल चीज होती है तो उसको बताने में इतना इतना मजा नहीं आता। तो बेसिकली फैक्ट्स जो होंगे ना वो बड़े जनरल से लगेंगे, बड़े जनरल से लगेंगे, उस पे आप कमेंट भी ऐसा लगेगा कि आप जनरल सा कर रहे हो, लेकिन वो बहरहाल आंसर रेलेवेंट जरूर हो जाएगा। ठीक है, एक तो मुझे मसला ये नजर आया कि प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन के साथ लिंकिंग नहीं की, नंबर वन। दूसरा, आप लोगों ने समझा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई अलग से पार्ट होगा, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी गई है। हम सोच रहे हैं कि हमने लिखा कि यार बस सेल्स करने में मसला हो रहा है, या सेल्स जो है ना इतनी जल्दी नहीं होनी, सेल्स में तो हमारे जहन में टर्नओवर रेशो भी आ जाना चाहिए। हमें हमें लग रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो कम है, तो हमारे जहन में ऑपरेटिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी आ जाने चाहिए। सेल्स डिक्लाइन करनी है तो एक तो दो चीजें ही हो गई। तीसरी चीज कि हम रिक्वायरमेंट नहीं समझते, रिक्वायरमेंट नहीं समझते। अब मैं जल्दी से आपको ना मॉक पेपर दिखा देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स ने क्या किया और हम रिक्वायरमेंट असल में क्या थी। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर बी, evaluate the relevance of the company's mission statement toward decision concerning investing in response to PCA upgrades। अब इधर इधर देखें, रिक्वायरमेंट समझे, इसने कहा है relevance of the company's mission statement। लोगों ने क्या किया, पहले से प्रीडिटरमाइंड आइडिया। अगेन ये प्रीडिटरमाइंड आइडिया जो है ना ये बड़ा रिस्की है, ये तो आपसे आंसर गलत लिखवाता है, रिक्वायरमेंट भी गलत समझाता है। हमने पहले से बस पढ़ लिया मिशन स्टेटमेंट, लो भाई मिशन स्टेटमेंट हमें दिया गया है। मिशन स्टेटमेंट में लिखा था कि एक तो ये कि उसमें शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना है, और दूसरा ये कि अदर स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के साथ डील करना है। ये दो पार्ट्स थे, हमने लिख दिए। हमने क्या लिखा कि भाई मिशन इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। इवन लोगों ने ये लिख दिया कि मिशन स्टेटमेंट को अचीव, हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा, जो कि ज्यादा रेलेवेंट आंसर था, अच्छा आंसर था, लेकिन उसमें पॉइंट क्या मैं बताऊं, लिखा कि ये जो पीसी अपग्रेड हो रही हैं ये कितनी ज्यादा हमारे मिशन स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है, कितना उसको यानी कि अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो ये एक अच्छा आंसर था, लेकिन हमें असल में बेसिकली ये बताना था कि ये मिशन स्टेटमेंट कितना रेलेवेंट है, कितना रेलेवेंट है कि इस तरह के स्ट्रेटेजिक इश्यूज को डिसाइड करने में इस मिशन स्टेटमेंट को यूज किया जाए। ये था, ये देखें लिखा है ना, क्लियरली लिखा है रेलेवेंस ऑफ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट। तो फिर हमें क्या डिस्कस, हमें बेसिकली मिशन स्टेटमेंट को सबसे पहले डिस्कस करना था। मिशन स्टेटमेंट में मैं बताना था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी ये कि हमें शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करनी है, मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है। सेकेंडरी ये कि स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर दूसरा ये पॉइंट ये था कि मिशन स्टेटमेंट का ये जो पार्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज करना, ये तो भाई ज्यादातर मिशन स्टेटमेंट में यही होता है। तो ये तो कोई नई चीज है, गाइडिंग प्रिंसिपल इतना अच्छा नहीं बता रहा, तो ये इस तरीके से इस आंसर को डील करना। अच्छा, अब इधर आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द स्ट्रेटेजिक इश्यूज दैट कंपनी, यहाँ पे फिर मैं आपको क्लियरली बताया था कि ऑपरेशनल इश्यूज भी होते हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज भी होते हैं, तो वो सारे इधर लिख दिए गए। हालांकि सिर्फ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हमें बताने थे। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या थे, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट, यानी कि वही ना इन्फॉर्मेशन से लिंक, हमने मेजर पॉइंट क्या मिस किया, वहां पे क्लियरली बताया गया था कि ये कुछ एक्विजिशंस पहले हुई हैं, तो लोगों ने उसको पॉजिटिव ले लिया क्योंकि प्रीडिटरमाइंड आइडिया था। ले लिया कि यार ये तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, पहले से हमने एक्विजिशन करते रहे, तो ये हमें कर लेना चाहिए बिड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें बेसिकली क्या बताना था, दैट द कंपनी शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू सबमिट अ बिड। कुछ लोग बिड करने के बाद वाले पॉइंट पे चले गए कि कंपनी के साथ ये होगा ये होगा ये होगा। तो भाई हमें बिड करने से पहले सोचना है क्या, ये फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी किन इश्यूज के साथ डील कर रही है। लोगों ने जो एक्विजिशन को पॉजिटिव ले लिया वो अच्छी बात है, लेकिन असल में हमें उससे ये निकालना था कि क्योंकि ये एक्विजिशन कंट्रोवर्शियल पहले रही है, और ये पता चल रहा है कि ये जो ये वाली नीश मार्केट है, ये जो हब एयरपोर्ट्स हैं, इसके लिए ये कंपनी जो है एक तरह से मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में है। तो भाई ये कंट्रोवर्शियल और ज्यादा ना हो जाए, ऑलरेडी मोनोपोली है इसकी, अब एक और एयरपोर्ट भी खरीद लेगा तो ये तो मोनोपोली हो जाएगी, गवर्नमेंट से नेगेटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद है। ये पॉइंट था, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट था जो कि नहीं लिखा गया। इसके अलावा आपको बाकी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, इधर देखें, अगर हम बात करें, रूपी हैज बीन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, इन रिसेंट इयर्स एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट फॉर आवर डिसीजन वेदर टू प्रोसीड विद इन्वेस्टमेंट इन एयरक्राफ्ट। अब देखें यहाँ पे भी अगेन रूपी वॉलेटाइल हो रहा है,
सबसे पहले फौरन से पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या लिख दिया कि इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट हम जो करने जा रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगी, ये डेवलपमेंट्स करनी होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लिख दिया, लिखा गया है द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट फॉर अवर डिसीजन। हमने डिसाइड कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, 1 करोड़ पार्किंग को डेवलप करने की हो गई, डिसीजन ले लिया है। अब जो रुपी फ्लक्चुएट हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा भाई, ये बताना था। अब इसमें इंटरेस्टिंगली हमने जब डिसाइड कर लिया तो दोनों चीजें, इसमें एक चीज ये भी है कि इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, और एक चीज ये भी तो है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कर ली उसके जरिए से जो आगे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बाकी जो रेवेन्यूज अदर रेवेन्यूज उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ये बताना था, नहीं बताया गया। अगला पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग, एज बोर्ड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। हम मतलब यहाँ पे था कि शेयर प्राइस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट पड़ा है, एक्सप्लेन द रेलेवेंस टू एएसएस बोर्ड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट फॉलोइंग द मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट अनाउंसमेंट। अब बहुत सारे लोगों ने क्या लिख दिया, ये जो शेयर प्राइस मूवमेंट है ये क्यों हुई है। बेसिकली आइडिया ये था शेयर प्राइस मूवमेंट हुई क्यों, ज्यादातर प्री डिटरमाइंड आइडिया यही था कि शेयर प्राइस इंक्रीज क्यों हुई है। हाँ भाई, इसलिए हुई है क्योंकि पॉजिटिव मार्केट ने लिया। कुछ लोगों ने वो एक कॉन्सेप्ट था ना सेमी एफिशिएंट और एफिशिएंट, हालांकि क्लियरली लिखा गया है क्वेश्चन में कि ये डेवलप्ड स्टॉक एक्सचेंज है, तो कुछ इस तरह के हम बस डेवलप्ड स्टॉक एक्सचेंज वाले वर्ड पे चलना था, हमें कोई वो सेमी एफिशिएंट मार्केट वो वाली लिखने की जरूरत नहीं थी चीज, वो लिख दिया गया। हालांकि यहाँ पे पूछा ये गया था, रीजन नहीं पूछा गया था कि शेयर प्राइस की मूवमेंट क्यों हुई है, ये पूछा गया है रेलेवेंस टू एएसएस बोर्ड। ये जो शेयर प्राइस मूव हो रही है तो बोर्ड को क्या इतना इसको या तो क्या कहना चाहिए, मतलब आम जबान में इस चीज को या हल्का लेना चाहिए, या ये बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, गाइडिंग प्रिंसिपल है कि शेयर प्राइस यार बड़ी जबरदस्त इंक्रीज हो रही है, फौरन से इन्वेस्टमेंट करो, क्या ये, या ये बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है। तो ये इस इस सिनारियो में सोचना था कि भाई शेयर प्राइस का, फॉर एग्जांपल में आप एक कमेंट इसमें ये है कि शेयर प्राइस क्योंकि उसी दिन इंक्रीज हुई जिस दिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन है। अब इंटरेस्टिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इसको लिंक क्यों करना था कि बोर्ड को इतना ज्यादा इसको शायद कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तो स्पेकुलेशन का फैक्टर ज्यादा है, उसको ज्यादा पता है बोर्ड को कि उसके क्या प्लान है, इतनी शॉर्ट टर्म उसमें। दूसरी तरफ ये भी था कि भाई ये जो शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये भी हो सकता है कि ना सिर्फ ये कि ये जो कंपनीज है इनके लिए ये अच्छा शगुन है, नॉर्मल बल्कि पॉजिटिव है, बल्कि ये कि कस्टमर्स पूरी की पूरी एरोस्पेस या एयरपोर्ट इंडस्ट्री को ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि वो उसमें नजर आ गया पूरा सुना। अब देखें क्वेश्चन का फैब्रिक, फैब्रिक देखें हमारे ऊपर क्या फैब्रिक है कि क्वेश्चन में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है डेवलप करने के लिए, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है ना कि इसको डेवलप करने के लिए इस एयरपोर्ट को कुछ किया जा रहा है, तो इस डेवलपमेंट को ओवरऑल बड़ा जबरदस्त लिया जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी, फिर एटसेट्रा आपको और भी चीजें मिलेंगी, जैसे ये अब इथिकल है, अब यहाँ पे के कितना डिस्टर्ब करेगा लोकल लाइफ्स को। अब इंटरेस्टिंगली इस दोनों पार्ट्स में ये किया गया कि बात होगा ना वन में कुछ आंसर में मिला कि वो टू भी डाल दिया गया, यानी कि उसमें इथिकल वाली चीजें भी डाल दी। एक तो ये गलत था, ये सही हो सकता था कब कब, जब ये एक तो इसकी मार्क्स ज्यादा होते हैं, दूसरा ये वाली जो सेकंड रिक्वायरमेंट ये नहीं होती। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी स्मार्ट प्ले है। बातों का तो ऐसा होता है कि एक पॉइंट किसी आंसर के लिए रेलेवेंट होता है लेकिन हम उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगला पार्ट पूरा उसी के ऊपर है। अगर हमने पहले बता दिया तो रिक्वायरमेंट दो दफा डुप्लीकेट कर हो जाएंगी, या तो एक में मार्क्स मिलेंगे एक में नहीं मिलेंगे। तो ये भी हमें स्मार्ट प्ले करना होता है। यहाँ पे जो एथिक्स की रिक्वायरमेंट थी ये थी कि इवेलुएट करना है आर्गुमेंट कि भाई ये अनइथिकल है। अब दूसरी तरफ से इवेलुएट करना है, यानी कि इसने कह दिया ये अनइथिकल है, अब इसको मुझे इवेलुएट करना है कि ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है, कि वाकई में अनइथिकल है या नहीं है। तो अब कुछ लोगों ने बड़े रेलेवेंट आंसर्स दिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी वाला स्टेक होल्डर वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया गया। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट और फेयरनेस वाला मॉडल यूज किया गया जो कि रेलेवेंट था
लेकिन ज्यादा अच्छा इसमें यह था कि हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और ड्यू केयर, के भाई ऑब्जेक्टिव बिजनेस डिसीजन लेना है। जो शेयर होल्डर उनको पता है कि ये जो है ना रिपोर्ट वैसे ही डिस्टर्ब करते हैं लाइफ्स को, तो उनको पता है ये बात, तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर भी हम ऑब्जेक्टिव और बिजनेस के लिए डिसीजन लें। ऑन द अदर हैंड हमें थोड़ा ये भी ख्याल रखना है कि अगर कुछ नुकसान हो रहा है कम्युनिटी को तो उसको भी डेवलप करने के लिए कुछ किया जाए। तो इस तरीके से हमें आंसर्स देने थे। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, फिर मैं समराइज करता हूँ कि बेसिकली चार चीजें, चार चार से पांच चीजें मेरे ध्यान में है कि जिसको अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर कैटर कर लेते हैं तो पास हो जाते हैं इसी मौके में। और इंशाल्लाह जब आप, हमने इसीलिए ले लिया कि आप जब आगे पेपर देने जा रहे हो तो वहां पे ये चीजें पहले से आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंगली, जब आप देखेंगे लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में हमारे ध्यान में सिर्फ एक ही चीज आती है, रेशियोज। यहाँ अलग थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि कैश फ्लोज बनाए गए। और जब आपके सामने जब आपको कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसको यूज करना है। तो इसलिए ठीक है, रेशियोज वाला आंसर भी सही थे, लेकिन कैश फ्लो स्पेसिफिकली आपको यूज करना चाहिए था। अब वो वाली बात कि एक में कुछ चीजें रेलेवेंट हो सकती हैं, ए में कुछ चीजें रेलेवेंट हो सकती हैं, लेकिन नहीं देनी क्योंकि बी उसकी अगली जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें यूज करनी है। यहाँ पे लिखा था करंट एंड फ्यूचर लिक्विडिटी। अच्छा, इसमें फ्यूचर लिक्विडिटी हमें डिस्कस करनी है, लेकिन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मैनर। असल तो हमें करंट पे ही बात करनी, फ्यूचर पे क्यों नहीं ज्यादा करनी, क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट है ही फ्यूचर की कि जे बैंक जो है ना के साथ हम एक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। एक तो ये बात। गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा था असेस इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, तो यहाँ पे एक बस कुछ चीजें जो लोगों ने मिस की। सही है कि वो स्पेसिफिकली कुछ चेंजेस आते हैं उस पर कमेंट करना था, लेकिन साथ के साथ ये भी कमेंट करना था कि एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। क्यों? क्योंकि असेस द इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अराइजिंग। तो भाई जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इम्पैक्ट करना है तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है। समझ रहे मेरी बात? तो तभी तो वो इम्पैक्ट हम आगे बता सकेंगे। तो हमें स्टार्ट यहीं से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से लेना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ, ये समनाबाद लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन था, बल्कि ये तो अभी हमने डिस्कस किया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है, वो जल्दी से मैं आपको बता दूं। उसमें ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा अब लोगों ने क्या रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते, वही वाली आदत, बस जल्दी जल्दी जैसे एक वर्ड दिखा आपने लिख दी, बस आंसर लिखना शुरू कर दिया। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पासम लिमिटेड यूजिंग, मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि डिविडेंड बेस्ड मॉडल, और उस डिविडेंड बेस्ड मॉडल के भी तो टू मॉडल्स हैं, एक यील्ड वाला है, एक ग्रोथ वाला है। तो वो मॉडल्स यूज करना है, एसेट बेस्ड मॉडल यूज करना है। लोगों ने प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करने शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, काट दिया गया। क्योंकि अब ये जो इररेलेवेंट है ना, बल्कि मैं एंड में इस पे बात करूंगा। अच्छा, इसके बाद लिमिटेशंस वगैरह बतानी थी। इसमें हेडिंग्स नॉर्मली ना यूज नहीं की, हेडिंग्स यूज करे तो अच्छा था क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो हेडिंग्स को यूज कर लिया जाता कि अभी हम वैल्यूशन डिस्कस कर लें, फिर रैशनल डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम जो है ना डिफरेंट वैल्यू क्यों है डिफरेंट मेथड्स की, तो इस तरह की हेडिंग्स आप यूज कर लेते। ये मैंने आपको दिखा दिया था, सजेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिल्डिंग अप, ये बताया था अभी। और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो भाई अब मैं अगर समराइज करूं, अब जल्दी से समराइज कर देता हूँ कि मसला कहाँ आया। सबसे पहली बात, हमने रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझा। हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमने क्या सीखा है, रिक्वायरमेंट देखनी। क्यों? रिक्वायरमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, हमें देखना है कि वो एक्चुअली में क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने लिख दिया मिशन स्टेटमेंट, तो भाई पहले से प्रीडिटरमाइंड होने की जरूरत नहीं है कि बस मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए क्या करना है, मिशन स्टेटमेंट को के साथ कितना ज्यादा एसोसिएशन है। हमें देखना है कि रेलेवेंस बतानी है, बोर्ड 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 के लिए रेलेवेंस बतानी है। फिर रिक्वायरमेंट नहीं समझी, दूसरा रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट ओनली फ्रॉम क्वेश्चन। अब मैं आपको एक एक दिखाता हूँ बल्कि आंसर अभी जल्दी से। ये एक आंसर था, ठीक है, इसमें 37 मार्क्स। अब बल्कि इसमें इसका एक और आंसर था, वो उसमें मैं आपको बताता हूँ तो क्या था। उसने क्वेश्चन में से पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप दिया, जो कि जरूरत नहीं थी, पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप दिया। तो एक तो रिपीटेशन को आपको ना सिर्फ ये कि पॉइंट्स एक जैसे होने चाहिए, बल्कि ये भी है कि आपको क्वेश्चन में से कुछ नहीं लिखना। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आई इस आंसर में, और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपके पास कम नॉलेज है, चलेगा। आपके पास टेक्निकल नॉलेज कम है, चलेगा, पास हो जाओगे आप। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात?
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इररेलेवेंट आंसर लिखते हो, ना सिर्फ वो मार्क्स कटने बल्कि आपका टाइम अच्छा खासा ज़ाया हो जाता है। यार 10-10, 12-12 पॉइंट आपने लिख दिए, 3 मार्क मिल रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आप अच्छे करने जा रहे थे वो भी गया, और जो ये वाला क्वेश्चन था ये तो ऑलरेडी गया। बात समझ रहे हैं? तो इन इसको कैसे कैटर करें भाई? सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने आंसर को। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन जो मैं आंसर इंफॉर्मेशन दी गई है उससे उससे लिंक करके आपको जो है ना आंसर्स को लिखना है, चाहे जितना टाइम लगे। टाइम ज्यादा लगेगा चलेगा, मसला नहीं है, लेकिन आप कम से कम रेलेवेंट तो लिख रहे होगे। और टाइम कम लगेगा अभी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, और सॉरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हमने बात करी रिपीटेशन, रिक्वायरमेंट को सही से समझना, रेलेवेंस ऑफ या इंफॉर्मेशन को यूज करना सिनारियो में से, और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने एक आंसर में चेक किया था, उसमें उसके 43 मार्क्स आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसको 25 में से सिर्फ 5 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि उसके पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए टाइम नहीं था। अभी आपको एक रिस्क समझ में आ गया ना कि आप इररेलेवेंट आंसर लिख सकते हो, मतलब आपको जितना भी लग रहा हो, आपके हमेशा ये रिस्क कैरी करोगे। मैं भी कहता हूँ, मैं भी अगर आंसर लिखूंगा मैं भी ये रिस्क बहरहाल कैरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कैरी जरूर करूंगा कि मैं कुछ इररेलेवेंट लिख दूं, है ना? तो भाई आपको ज्यादा टाइम क्यों देना है? किसी एक क्वेश्चन पे रिस्क इतना ज्यादा क्यों कवर करना है? क्यों अपने आप को इतना रिस्क में डालना है कि इसी पे सारा सारा इसी क्वेश्चन पे सारा का सारा दारोमदार मेरे पास पास होने का हो जाए? आप स्ट्रिक्टली टाइम मैनेज करो, स्ट्रिक्ट 1.8 या 1.9 आई थिंक कुछ रेशो बनता है, यानी कि आपको हर पार्ट के लिए, आपको डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। अगर वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 या 4 मिनट पहले आपको उसको खत्म करना है, स्ट्रिक्टली एलोकेट करके। जो 3.5 घंटे का पेपर है उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ मार्क्स से, और फिर हर, मेरे ख्याल में 1.8 या 1.9 का रेशो बनेगा, उसमें से भी 3-4 मिनट माइनस करें, और फिर उसको उसी, आपके पास ये घड़ी यहाँ पे होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए कि भाई अब हो गया, अलार्म बज गया, खत्म। अब आपको कंक्लूजन की हेडिंग यूज करनी है, मैं बता चुका हूँ, ब्रैकेट्स का यूज करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। बस वो करके आगे बढ़। तो ये कि हमारा टारगेट होना चाहिए 95 मार्क्स का पेपर, एटलीस्ट 95 मार्क्स का पेपर, 95 का मार्क्स का पेपर, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह अगर आप 4-5 पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कोई भी क्या कहते हैं रीजन रह जाता है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, कोई भी रीजन रह जाता है कि हम ना अचीव कर पाए पास को। और एक बात ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अभी भी कोई मसला नहीं है, अभी है हमारे पास तकरीबन 10-12 दिन, बड़े की डेज होते हैं ये, इसमें अब लगे रहें पॉजिटिवली, लगे रहें पॉजिटिवली। यार ये पढ़ रहा हूँ जबरदस्त, ये भी हमने कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। जहन पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है क्या हमें ये चीज याद नहीं रहेगी। आप देखना आपको याद आएगी पेपर, अगर आपने माइंड को ओपन रखा, पॉजिटिव रहे तो। आप बस कवर करते चलो। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग मैंने बताया था, मैंने एक हफ्ते पहले की स्ट्रेटेजी आपको बता चुका था, और एक दिन पहले की भी स्ट्रेटेजी बता चुका था। अब आपने वो वक्त आ गया है, क्या वक्त आ गया है कि आपने जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से आपने पूरी के पूरे इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन को देखना है। थ्योरीज अगर नहीं देखी हैं तो देख लें, अगर देख लिए तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेक्टिव सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन और थ्योरी देखने का तरीका मैं बता चुका हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग जल्दी जल्दी मेरे हमारी बुक है आपके पास, तो उसमें समरीज है सारी, वो जल्दी जल्दी आपने देख ली, और मैं आपको बाकायदा वर्कशॉप में किस तरह कवर करनी है वो एग्जांपल लाइव दे चुका हूँ। तो उस तरीके से आप करके चलो। फिर अभी से आप 2 पास पेपर सेलेक्ट कर लो आई कैप के, कि जो आप अभी अटेम्प्ट कर लो, अभी उसके आंसर देख लो, क्वेश्चन देख लो, यानी कि उसका आंसर भी देख लो, क्वेश्चन भी देख लो, फिर जाके उसको अटेम्प्ट करो। अभी से सेलेक्ट कर लो, फिर आखिरी यानी कि 1-2 दिन पहले वो उसी में से क्वेश्चन पिक करना, उसी 2-3 में से, और उसका दोबारा से आंसर भी देखो, क्वेश्चन भी देखो, और एक दिन पहले अटेम्प्ट करो। और ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ना क्वेश्चंस देखने हैं थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। प्रैक्टिस करनी है सिर्फ आई कैप के साथ, आईसीडब्ल्यू के साथ नहीं करनी, आई कैप के पास पेपर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आप लेके चलें, और कोशिश ये करें कि एक हफ्ते के अंदर आपका ये सब कुछ, यानी कि एक हफ्ते में आपने एटलीस्ट इंटरेक्टिव और सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे देख लिए थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग। जल्दी पागलों की तरह लगे रहें कॉपी पे। तो कोई मतलब मुझे ऐसा रीजन नजर नहीं आता कि आप जो है ना अचीव ना कर पाए अपने पासिंग को। पॉजिटिव रहें, जैसा कि मैंने कहा था कि वी आर विद यू जब तक पेपर नहीं होते, और अभी और भी आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन असल आइडिया ये, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कह दूं कि आप लोगों के साथ जब
शेयर किया जा रहा है ना स्टूडेंट का आंसर स्क्रिप्ट कमेंट्स के साथ, तो प्लीज उसको बड़े बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करें, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करें, और फिर आपके साथ जो सजेस्टेड आंसर शेयर किया है उसके साथ कंपेयर भी करें और क्रिटिकली देखें प्लीज। ये आप देखें, एक बात मैं बताऊं, एक एक आंसर पे ना, ये मैं जो आपके सामने इतनी नॉलेज लेके आए हैं हम लोग, तो एक एक आंसर पे यार कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 घंटे लगाता हूँ मैं, 3 साढ़े 3 4 घंटे लगा रहा होता हूँ। इवन शुरू में तो 4 घंटे 4 4 आवर्स से भी ज्यादा लग रहे थे। तो उसको एक एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे फायदा उठाएं, देखें यार उसमें से देखें कि क्या गलती, और ये ऐसी गलतियां यकीन करें कि जो मतलब वही वाली बात है ना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, इतनी मेहनत कर लिया, वो इतनी सी छोटी सी चीज के लिए अल्लाह ना करे जो है ना हम वो अचीव ना कर पाए। ठीक है ना? तो प्लीज देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।